अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई उसका नाम है प्यार दोबारा ना होगा और इसकी राइटर है सहरा अवैस। तो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। वो कैफेटेरिया में अपनी बेस्ट फ्रेंड सिद्रा के साथ बैठी अपने नोट्स खोले आज के अटेंड किए गए लेक्चर के बारे में बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ थी। वो बीएस जियोलॉजी के लास्ट ईयर की फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। आजकल इसके एग्ज़ाम्स सर पर थे, सो वो अपनी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ को दे रही थी। वो अभी भी नोट्स में सर दिए किसी बहुत ही अहम पॉइंट्स को डिस्कस कर रही थी कि यकदम इसे अपने करीब किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसके दाएं जानिब से आने वाली कलोन की वो महसूस खुशबू वो एक लम्हे में आने वाले को पहचान चुकी थी। वो खुशबू इसका तमाम ध्यान अपनी तरफ ले गई। नाचार इसे सर उठाना पड़ा। इसने खुशबू की सिमत में अपना रुख मोड़ा तो इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जहांगीर अफरीदी इसके अपनी तरफ मतवज्जो होने के इंतज़ार में ही खड़ा था। इसके आते ही सिद्रा वहाँ से खिसक गई, गोया वो इन दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं थी। अब अनुषा और जहांगीर ही वहाँ मौजूद थे। क्या मसला है, क्यों आए हो अब? अनुषा ने अपनी नागवारी छुपाए बगैर सवाल किया। अपना जवाब लेने आया हूँ। अगले पर तो जैसे इसके लहजे का कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए तो इसने बहुत तहम्मुल से इसके लहजे की नागवारी बर्दाश्त करते हुए अपने महसूस ठहरे हुए लहजे और गंभीर आवाज़ में अपना वहाँ आने का मकसद बयान किया। कौन सा जवाब? मैंने हमारी आखिरी मुलाकात में तुम्हारे सामने हर बात क्लियर कर दी थी, फिर कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? इसने शानिक चाहते हुए ना समझी से पूछा। नहीं अनुषा मैडम, मैंने तुम्हें आज तक का वक़्त दिया था कि खूब सोच समझ कर फैसला करना। इसने आवाज़ पस्त और लहजा संजीदा रखते हुए कहा। मिस्टर जहांगीर अफरीदी, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि मैं अपने अम्मा अब्बा के फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने मुझे पाला पोसा है और मेरी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले करने का अख्तियार सिर्फ इन दोनों को है। अनुषा ने दो टोक अंदाज में बात ख़त्म करना चाहिए। इसका ये ज़िद्दीपन जहांगीर को गुस्सा दिला रहा था। वो आखिरी हद तक अपने आप को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ था। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी इस शादी से इनकार नहीं करने वाली? जी बिल्कुल। अनुषा की हठधर्मी अब इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस ये आखिरी दफ़ा था। अब मैं तुम्हें दोबारा फोर्स नहीं करूँगा। पर मेरी एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बैठा लो, तुम्हें अपनी इस हठधर्मी का खमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। अनुषे हैदर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किस जहन्नुम को अपनी तरफ दावत दी है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। वो अपना आप खोते बुरी तरह गराया। अपनी तरफ से इसने बहुत दिल दिलाने वाली वार्निंग दी थी, पर अनुषे का बेतासुर चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि इसे इसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो मिस्टर जहांगीर, तुम ये तड़ियाँ किसी और को जाके दो। मुझ पर अपना वक़्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनुषा हैदर किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं। और प्लीज़, अब जब तक मेरे पेपर्स नहीं हो जाते मेरा दिमाग खाने मत आना। पहले इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम दिमाग चाटने आ जाते हो। अनुषा ने अपनी ज़बान दराजी और अपनी बेखौफी का एक छोटा सा नमूना पेश करते हुए कहा। जहांगीर को अंदर तक चलाया और साथ ही अपनी चीज़ें समेट कर वहाँ से रफू चक्कर हुई, क्योंकि इसके पास मज़ीद बहस करने के लिए वक़्त नहीं था। वो वहाँ खड़ा हथेलियाँ मसलता रह गया। वो खूब अच्छी तरह से ये बात समझ चुका था कि लड़की बिल्कुल भी नरमी के लायक नहीं। इसके जाने के बाद वो भी अपना सा मुंह लेकर वहाँ से गायब हुआ। इस दिन के बाद जहांगीर ने अनुशे से ना कोई बात की और ना ही राब्ता। वो इससे राब्ता रखता भी क्यों, क्योंकि आज तक अनुशे के साथ इसने जो मुलाकातें की थी इसका नतीजा ये हुआ था कि वो हमेशा इसके आगे लाचारों की तरह हाँक हाँक कर वापस आ जाता और इस मोहतरमा पर ना इसकी कोई बात असर करती थी और ना ही इसके लिए कोई मायने रखती थी, क्योंकि फिल वक्त इसके नज़दीक इस पर हक जताने या हुक्म चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ इसके वालिदैन को हासिल था। सो वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई इस पर अपना हुक्म चलाए या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई बात मनवाए। फिर वो कैसे जहांगीर की बात मानकर अपनी शादी से इनकार कर लेती? वो क्यों अपनी माँ बाप की मर्ज़ी और पसंद से तय पाने वाले अच्छे भले रिश्ते से इनकार करके इनका दिल तोड़ती? जहाँ तक बात थी जहांगीर की धमकियों की, तो इससे इनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसे अपनी किस्मत पर और किस्मत लिखने वाले खुदा की अपने बंदों से मोहब्बत पर पूरा भरोसा था।
اسے بھروسا تھا اس نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ بہترین ہوگا، اس لیے وہ جہانگیر کی کسی بھی تڑی یا دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے ایگزام کی تیاری میں لگائے رکھتی تھی۔ اپنی شادی کی طرف سے اس کا اطمینان اور سکون دیکھنے لائق تھا، اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سکھ شادی کا سوچ کر ہی اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، نہ انوشے کے اطمینان میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی جہانگیر کی بے سکونی میں۔ انوشے کے ایگزام ختم ہوتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہوئے اور ہر نئے دن کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی انوشے جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے یہ دن بہت ایکسائٹنگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے انوشے بھی حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی شادی کی بہت سی تیاریاں تو پہلے سے ہی مکمل تھی اور رہی سی تیاریاں انوشے میڈم بڑے جوش و خروش سے خاص اپنی موجودگی میں مکمل کرواتی۔ وہ ان سب مصروفیات میں اتنی خوش اور اتنی مگن تھی کہ اسے جہانگیر کی خاموشی اور اس کی چپ تک کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جہانگیر کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ بھلے ہی کچھ کہتا نہ ہو، لیکن ایک آگ تھی جو ہر دم اس کے اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ ہر دن، ہر رات انوشے کی آئندہ زندگی کو جیرن کرنے، سے تکلیف پہنچانے اور اسے تڑپانے کی نت نئے منصوبوں پر غور کرتا رہتا۔ اس نے بہت بار چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر انوشے سے شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کرے، پر انوشے کا ڈھیٹ پن اور ہر دفعہ کا ایک ہی جواب اس کی ہمت توڑ دیتا۔ اسے انوشے پر غصہ تھا، اپنے آپ پر بھی غصہ تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی محبت کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر اپنے سارے اختیار کھو چکا تھا۔ آج انوشے کی مہندی تھی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن لڑکے والے اپنے گھر میں اور لڑکی والے اپنے گھر میں کرتے تھے۔ اس لیے انوشے کے ہاں صرف اور صرف اس کی فیملی، کزنز، کچھ ہمسایوں اور کچھ دوستوں نے رونق لگائی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ نظریں جھکائے عام دلہنوں کی طرح شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دلہن بننے کا مزہ تو ایسے شرما شرما کر بیٹھنے میں ہی ہے۔ اسے ہر لمحہ، ہر پل اتنا انوکھا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا الگ لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے اس دل فریب رات کا ہر پل ختم ہوا، کب صبح ہوئی، کب اگلا دن آیا اور کب وہ نقص سے تیار ہو کر میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہونے والے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب تک تو کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو اسے تشویش ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ کہیں جہانگیر نے کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ وہ وہاں بیٹھی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ایک کزن نے اس سے باہر سے آ کے اطلاع دی کہ بارات آ چکی ہے۔ وہ جو اس وقت تقریباً بارات نہ آنے کے خوف سے رونے کو تھی، ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت ہی خاص مسکراہٹ تھی جس میں اس کا اطمینان، اس کا جوش، اس کی خوشی اور دلہنوں والی محسوس شرم سب بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اور پھر اس کے دل کی دھڑکنیں وہ بھی الگ ہی لے میں دھڑکنے لگی تھی۔ جو بھی تھا یا جو بھی ہو، یہ نکاح کا پیپر اور اس پر دستخط کرنے کا لمحہ دھڑکنوں کو بے ربط کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اس لمحے کے اثر میں، اس لمحے فسوں میں اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے، کانپتے ہاتھوں سے زندگی کو بدل دینے والے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر کے اپنے سب حقوق اس پاگل کے نام کر گئی۔ ایک یہ تھی کہ اس کی خوشی اور فرحت سمٹ کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور ایک اس کے دھلے میاں تھے جو منہ پھلائے اپنی نوکدار ناک پر غصہ سجائے اپنے ہر انداز سے ناخوش ہونے کا عندیہ دے رہے تھے۔ جہاں انوشے کو یہ وقت زندگی کا حسین ترین وقت لگ رہا تھا، وہی جہانگیر بیٹھا اپنی قسمت کے اس انچاہے فیصلے پر کڑے جا رہا تھا۔ اسے یہ وقت، یہ لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات لگے۔ انوشے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ وہ سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے اس خوبصورت کمرے کے فرش پر سج سج کر قدم رکھتی بیڈ تک آئی۔ فریال بھابھی یعنی دولہے صاحب کی بڑی بھائی کی بیگم نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر ٹھیک طریقے سے بیٹھنے میں مدد اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اس کا لہنگا بیڈ پر خوبصورتی سے پھیلایا۔ انوشے نے جو ابھی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی مسکراہٹ کا انداز خاصا شرمیلا تھا، جس پر بھابھی کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جس پر وہ مزید جھمک گئی۔ بھابھی کا ایسے بار بار اسے شرمانے پر مجبور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے تنگ کیے بنا ہی مسکرا کر الوداع کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی انوشے کچھ دیر تو شرمیلی سی بن کر اپنے سرتاج کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر آخر کب تک وہ ایسے رہتی؟ ان 2 دنوں میں وہ شرمانے کی اتنی ایکٹنگ کر چکی
کہ مزید شرمانے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، اور اب وہ اپنا سارا دلہنا پن بھلائے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ بھلا کب تک وہ اس کا انتظار کرتی؟ اسے پوری امید تھی کہ وہ جلدی سے تو کسی صورت کمرے میں نہیں آنے والا، سو کیوں نہ اتنی دیر میں کمرے کا جائزہ ہی لیا جائے۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی پیروں کے نیچے آنے والی گلاب کی نرم پتیاں اس کے سارے جسم میں ایک لطیف سا احساس دوڑا گئی۔ اس کمرے کا فرش، اس کا بیڈ، اس کی سیج، ہر چیز صرف اور صرف سچ گلاب سے سجائی گئی تھی، سرخ گلاب سے سجائی گئی تھی، جو سرمئی رنگ کی دیواروں اور بلیک فرنیچر سے مزین کمرے کو مزید حسن بخش رہی تھی۔ گلابوں کی دھیمی اور بے انتہا دل فریب خوشبو اس کی ہر سانس مہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ وہاں آئینے میں اپنا حسین سراپا دیکھ کر تو جیسے اس کی اپنی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ بلا شبہ وہ ناقابل بیان حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اے سی کی کولنگ سے یخ ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فضو خیز بنا رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے وجود کو محو سے دیکھتے دیکھتے اچانک سے کسی عجیب سوچ میں الجھی تھی۔ ایک ایک کر کے جہانگیر کی سب دھمکیاں اس کے ذہن کے پردے سے گھومنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دھمکیوں نے اس پر رتی برابر بھی اثر نہ کیا، پر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی، جہانگیر کے نکاح میں تھی، یعنی ایک طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی اس نے یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہونا شروع ہی کیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ توقع کے مطابق جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ فل بلیک شیروانی میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے انوشے سب کچھ بلائے صرف اسے گھورتی گئی، لیکن جہانگیر، اس پر تو انوشے کے طلسمی حسن کی کوئی طلسم نہیں چل سکا۔ جہانگیر کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کے سب خدشوں پر پورا اترے، یعنی وہ اپنی دھمکیوں پر پورا اترنے کے لیے اچھی طرح تیار تھا، لیکن فی الحال اس نے انوشے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اس نے انوشے پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور چہرے کے ایکسپریشنز کو کافی حد تک سخت رکھتے ہوئے اس کے پاس سے ہوتا ہوا اپنی وارڈروب تک گیا۔ اپنے لیے ایک لوز سی ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسا، اور انوشے پیچھے کھڑی سردا بھر کر رہ گئی۔ وہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کی نوعیت، اس کا کھوکھلا پن اور اس کی کمزوری بخوبی جتا گیا تھا۔ انوشے نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی، بس ایک بیزاری تھی جو اس کے موڈ پر غالب آ گئی۔ اسے کوئی خاص دھچکا بھی نہیں لگا، کیونکہ اسے یہ سب ہونے کا پہلے سے ہی ادراک تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ اس نے جہانگیر کے متعلق سب کچھ جانتے بوجھتے اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے والدین کی خوشی کے لیے اس شادی سے انکار نہیں کیا۔ اس کی زندہ دلی تھی کہ اس نے ہر چیز جانتے بوجھتے بھی اپنی شادی ہر لمحہ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اسے خوش دلی سے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر رہا، پھر بھی وہ ایک لمحے کو یہ سب سوچ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وقت ابھی تک اس پر نہیں آیا تھا۔ وہ ان سب مصیبتوں سے گزری نہیں تھی، اور اس کے نزدیک کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کے خوف سے اپنے پرسکون لمحات تباہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ پیش از مرگ وویلا کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مستق اس نے ابھی تک کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی تھی، مگر اب ٹینشن لینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب جہانگیر کی بے رخی اور اس کی سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کا، یعنی سہ جانے کا وقت تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھکان زدہ انداز سے اپنے آپ کو بھاری جویلری سے آزاد کرنے لگی، اور یہ تھکان اس پر ایک دم ہی غالب آئی تھی۔ شاید جہانگیر کا سرد رویہ تھا جس نے اسے اچانک تھکا دیا، کیونکہ اس سے ایک مہم سی بہت کمزور سی امید تھی کہ شاید وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لے۔ دراصل جہانگیر اور انوشے ایک دوسرے کے نیبرز تھے۔ ان دونوں کے گھروں میں یوں سمجھ لیں کہ بس چند انچ کی دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ ان دونوں کی فیملیز کے آپس کو بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان اچھے تعلقات میں نسا بیگم یعنی جہانگیر کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے نہایت ہی ملنے سار خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کو انوشے جہانگیر کی نسبت ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہی اسے اپنی بہو بنانے کی خواہشمند تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کو پہلے تو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، مگر جب جہانگیر نے اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ہاں رشتہ لے جانے کو بولا تو انہوں نے جہانگیر کے آگے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کہے کو یکسر فراموش کیا، اور عام مدرس کی طرح مخالفت پر اتر آئی، مگر جہانگیر کی بار بار کی ضد نے انہیں اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ ہار مانتے ہوئے، اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے بیٹے کی پسند کو احترام بخشنے پر راضی ہو گئی،
और इसकी मंशा के मुताबिक रिदा के घर रिश्ता लेकर पहुंची। अनीसा बेगम रिदा को देखते ही बहुत खुश हुई, क्योंकि इसके साथ हुई 2 मिनट की गुफ्तगू के ज़रिए एतराज़ात की लंबी लिस्ट इनके हाथ लगी। बेशक वो जितने अच्छे अखलाक की मालिक हो, लेकिन रिदा जैसी लड़की को वो किसी सूरत अपने बेटे की शरीक हयात के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इनके घर आते ही जहांगीर ने इन्हें घेर लिया और सामने बैठाकर आंखों में शौक लिए सवाल किया, कैसी लगी आपको रिदा? वैसे तो वो ठीक है, पर मुझे तुम्हारी बीवी के तौर पर अच्छी नहीं लगी, अनीसा बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे इन्हें अपने दिल की बात कहकर बड़ी खुशी मिली हो। जहांगीर एकदम बिगड़ा, क्यों अम्मी, ऐसा क्या मसला है इसमें? बेटा, एक तो वो लड़की हद से ज़्यादा बेशर्म है। अब तुम पूछोगे कैसे, तो मैं बता देती हूँ कि देखो, अभी तो मैं सिर्फ इसको देखने ही गई थी और वो लड़की अपने माँ बाप से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपनी शादी को डिस्कस किए जा रही थी, गोया तड़प रही हो शादी के लिए। अब ऐसी लड़की के बारे में मैं कैसे ये राय कायम करूँ कि वो बहुत बाहया और शर्मो लिहाज वाली है। जहांगीर को अपनी अम्मी की राय और इनका एतराज़ सुनकर पतंगा लगा। अम्मी, अब ये कौन सा एतराज़ करने वाली बात है? वो ज़माना नहीं है ये कि लड़कियां रिश्ते वालों के सामने मुंह में दुपट्टे का कोना लिए कर शर्माएं और शर्मा शर्मा कर आधा दुपट्टा ही खा जाएं। अम्मी, ये नया ज़माना है और आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। जहांगीर ने अपनी तरफ से बड़ी दलील देकर अपनी अम्मी का एतराज़ रद्द किया था। नहीं बेटा, कोई भी ज़माना हो, कोई भी दौर हो, लड़की की शर्म हया का इसके अंदाज़ और तवार से पता चल जाता है। और इसके अलावा इसका ओढ़ना पहनना कहीं से भी इसे बाहया होने का सबूत नहीं दे रहा था। क्या अम्मी, अब आपने ये नया नुक्स निकाल दिया? देखें, ये तो आजकल का फैशन है, इसकी मर्जी जो भी पहने और मुझे इसकी ड्रेसिंग पर कोई मसला नहीं, तो आपको क्यों एतराज़ है? इसने तड़क कर जवाब दिया। जहांगीर, क्या बकवास कर रहे हो? आज़ाद ख्याली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा बेहयाई पर आंखें बंद करके बैठ जाए। जहाँ तक आजकल के फैशन की बात है, तो बेटा, फैशन जिस दौर का भी हो, एक मुसलमान को अपनी दीनी किरदार का लिहाज करते हुए इसे फॉलो करना चाहिए ना। फैशन का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा बेहया ही हो जाए, बगैर आस्तीनों का, चुस्त और टुकनों से 6-6 इंच ऊंचा लिबास पहने। अच्छा, लेकिन अम्मी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बंदे को इसके लिबास से नहीं परखना चाहिए। जो भी है, मैं इसी से शादी करूंगा। आफ्टर ऑल शी इज़ माई लव, जहांगीर ने आखिर ज़िद्दी लहजे में कहा। रिदा इस वक्त इतनी शिद्दत से इसके हवासों पर सवार थे कि कोई दूसरी बात इस अकल में नहीं आई। बस जहांगीर, बहुत हो गया, अब और बकवास नहीं सुनूंगी। तुम चाहे नाक से लकीरें लगाओ या लाख मिन्नतें करो, मैं कतन इस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अनीसा बेगम के साफ इनकार ने जहांगीर को मजीद भड़का दिया। तो ठीक है, मैं भी आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर इससे कोर्ट मैरिज करूंगा। आपको वो पसंद नहीं तो ना सही। इसने सब लिहाज बुलाकर भरपूर तड़ी दी। इसकी ये बात कमरे में दाखिल होते फैज़ान अफरीदी साहब यानी जहांगीर मियाँ के अब्बा हजूर ने सुनी। इसका तमीज़ से आरी लहजा इन्हें बहुत बुरा लगा। बरखुरदार, अपनी माँ से तमीज़ से बात करो और तहम्मुल से इनकी बात समझो। अगर वो बच्ची वाकई इस लायक होती कि तुम्हें सुख दे पाती, तो तुम्हारी अम्मी कभी इनकार ना करती। मैं खुद अभी इस बच्ची से मिला हूँ, इसलिए कहता हूँ कि चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। फैजान साहब ने अपने संजीदा लहजे में गुस्से की थोड़ी सी आमेजिश करते हुए जवाब दिया। बहुत गलत बात है, आप अपनी जवान औलाद पर ऐसे अपना फैसला मुसलत नहीं कर सकते, इसने अपने दिफा में जवाब दिया। जहांगीर साहब, हम ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें सारी ज़िंदगी इतने प्यार से पाल पोस के तरह बड़ा किया है, अब ऐसे कैसे तुम्हारी ये फजूल जिद मान कर तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी बर्बाद करें? इस बच्ची में एक भी ऐसा गुण दिखाई नहीं दिया जिसे देखकर हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की हामी भरें। अब की बार उन्होंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। बाबा जान, मुझे नहीं पता कुछ, मैं इसी से शादी करूंगा। वो इनकी बात अनसुनी करके वहां से जाने लगा। अच्छा, तो फिर शौक से करना, मैं भी देखता हूँ इसके घर वाले कैसे किसी फिक्रे से इसकी शादी कराते हैं, फ़कीरे से इसकी शादी करवाते हैं। फैज़ान साहब ने भी बड़े शातराना अंदाज में जहांगीर को फंसाया। क्या मतलब? जहांगीर ने पलट कर नासमझी से पूछा। मतलब ये कि तुमने अगर मेरी और अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर कहीं शादी की, तो तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए जायदाद और बिजनेस से आग कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि आसाइशों में पली वो लड़की कैसे तुमसे शादी करेगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जहांगीर इनकी बात सुनकर मचल कर रह गया। अब वो मोहब्बत में इतना अंधा भी नहीं था कि जायदाद और बिजनेस की अहमियत भुलाकर सब छोड़ छाड़ कर रिदा के पास पहुंच जाता। इस सब के बाद अनीसा बेगम मनुष्य के घर इसका रिश्ता लेकर पहुंची, तो वहां से फौरन ही हाँ हो गई और दोनों तरफ झटपट शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पर शादी की तारीख अनुषे के पेपर्स के बाद रखी गई थी। जहांगीर बेबस अपने वालिदा के फैसले का शिकार हो गया।
वहाँ इसे रिदा फ़ोन पर इमोशनल ब्लैकमेल करती कि तुमने धोखा दे दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, फला फला। और साथ ही वो इसको बार बार फोर्स करती कि इस लड़की को सब सच्चाई बताकर कहो कि वो इनकार कर दें। जब वो खुद से इनकार करेगी तो तुम्हारे पास अपनी बात मनवाने का एक ज़बरदस्त मौका होगा। तुम अपने पेरेंट्स को कह सकोगे कि देख ली अपनी पसंद करके चली गई है वो, और इसके बाद तुम आराम से अपनी मर्जी चला सकोगे। जहांगीर को रिदा की तजवीज़ बहुत मकबूल लगी इसने, इसलिए वो बार बार नौशे के पास पहुँच कर इससे इनकार करने के लिए उकसाता। इसने हर बार सिर्फ मिनटों से ही इसे इनकार करने को बोला, लेकिन इसके साथ आखिरी दफ़ा की मुलाकात पर जब इसे एक दफ़ा फिर अनुशे का 1000 दफ़ा का दोहराया जवाब सुनने को मिला तो सच में इसका दिमाग उबला था। इसने सोच लिया था कि ये लड़की इसकी बात तो नहीं मानने वाली, इसलिए इसे इसकी ढीठपने और हठ धर्मी की सज़ा ज़रूर देगा। जहांगीर ने सोचा था कि ठीक है, करने देता हूँ सबको मनमानी, लेकिन सबको अपनी अपनी मनमानी का खमियाजा भुगतने पर मजबूर भी ही मैं ही करूँगा। इसने इस दिन अनुशे की यूनिवर्सिटी आने के बाद रिदा को कॉल की। उसने कॉल रिसीव करके जहांगीर के कुछ कहने से पहले ही कहा, मुझे पता है तुम आज फिर इस लड़की से ना ही सुनकर आए होगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता लग गया है तुमसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी शादी की तैयारियां करो। रिदा ने इसकी कोई बात सुने बगैर गुस्से से कहा और फ़ोन रख दिया। इसके बाद इसने जहांगीर की सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस में से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। जहांगीर इस सबसे बहुत अपसेट हुआ और वो इस सबका जिम्मेदार अनुशे को समझता था। इसके ख्याल में अगर अनुशे दरमियान में ना होती तो वो किसी न किसी तरह घर वालों को रिदा के लिए मना लेता, पर अब तो हर चीज़ इसके हाथ से निकल चुकी थी। अब तो इससे सब पर गुस्सा था और इंतकाम की आग सी लग गई थी इसके सीने में। वो सब इन वो सब को इनकी मनमानियों की सजा देना चाहता था। इसने बारात वाले दिन भी जानबूझकर लेट करवाया था। वो अपने घर वालों से ही छुपकर कहीं चला गया था और जिस जगह वो छुपा था वहां बैठा सबकी परेशानी इमेजिन करके खुश होता रहा। इसका दिल किया वो वाकई बारात में जाए ही ना, पर इसे तो बदला लेना था ना। इसे तो अनुशे की इसकी हठधर्मी की सजा देनी थी। इसलिए वो वहां गया और अनुशे को लेकर आया ताया ताकि अपने घर लाकर इसे अच्छी तरह तड़पा सके, अच्छी तरह सता सके। आज के दिन वलीमा था। कल से लेकर अब तक दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी कायम रही और दोनों ने ही इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की। अनुशे बस जहांगीर के कुछ कहने या बोलने के इंतजार में रही और वो खामोशी अख्तियार किए बैठा रहा। ऐसे वक्त पर वो इस तरह खामोश रहकर अनुशे पर इसके गैर अहम होने का एहसास जाहिर करना चाहता था। ये सब जताने का इसका अपना ही अंदाज था। अनुशे ने अभी तक इसलिए कोई पेशकदमी नहीं की थी क्योंकि वो जहांगीर को ऑब्जर्व कर रही थी। वो इसका रवैया जांच रही थी। वो इसकी ज़ात के अंदर झांक के इसे समझने की कोशिश में थी। वलीमे के बाद सब लोग घर वापस आ चुके थे। इस वक्त अनुशा बेड पर बैठी अपना डल ग्रे कलर का खूबसूरत ब्राइडल गाउन संभालते हुए हेजल हील्स की स्टेप्स खोलकर अपने पाँव को इन जूतों से आज़ाद कराने में मशगूल थी कि जहांगीर तनपन करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके अंदाज में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। वो उसके तरफ देखे बगैर बात किए अनुशा के वजूद को यकसर फरामोश किए अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ा। इसने इस अलमारी से एक पोर्शन में से एक बड़ा साइज का सफरी बैग निकाला। इसके उठाने के अंदाज से वो बैग सामान से भरा हुआ मालूम होता था। जहांगीर ने वो बैग खिसका कर दरवाजे के करीब रखा और तेजी से कुछ ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करके वो बेड के साइड टेबल पर रखी। अनुशा की ये हर हरकत बहुत तज्जुब से नोट कर रही थी। इससे पहले कि वो इसे ऐसे ही बगैर बताए कहीं जाता, अनुशा ने हिम्मत करके खुद से ही सिलसिला कलाम शुरू किया। ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो दोनों हाथ कमर पर बांधे बहुत इस्तकात से जहांगीर से सवाल करने लगी। जहांगीर जो अपना बैग खोलकर इन्हें साइड टेबल पर मौजूद चीज़ों को वहीं बैग में एडजस्ट करने में लगा हुआ था, इसने अनुशा की तरफ देखा और इंतहाई नागवारी से गोया हुआ, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो, समझी? ऑफ कोर्स तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुमसे लेना देना है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से सवाल और जवाब का हक रखती हूँ। अनुशा ने तरा कर जवाब दिया। बीवी हो तो क्या हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तुम्हें ऐसे सवालात करने का कोई हक दिया है, सो इसलिए अपनी औकात में रहो और मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ, और हो सके तो इस वक्त अपनी शक्ल मेरे सामने से दफा करो। इसने बेइज्जती करने वाले लहजे में घूर कर कहा। जहांगीर का लबो लहजा इसकी मंशा के मुताबिक अनुशा को जलाने में कारगर साबित हुआ, लेकिन अनुशा ने बेतहाशा तहम्मुल से इसकी बात बर्दाश्त की।
वो समझ चुकी थी कि वो जहाँ कहीं भी जा रहा है अकेले जा रहा है, और अगर इसने साथ जाने को बोला तो वो कभी नहीं लेकर जाएगा। वो इसके साथ जाना चाहती थी, जो भी था। वो इस वक्त इसे अकेला छोड़कर अपने रिश्ते को मजीद कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो फौरी रिएक्ट करने की बजाय ज़रा सोच कर बोली, मिस्टर जहांगीर, मेरी बला से तुम जहाँ कहीं भी जाओ, इनफैक्ट जहाँ कहीं भी दफ़ा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सुनो, वो तुम्हारी सारी धमकियाँ कहाँ गई? तुमने तो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनानी थी, बट तुम तो मैदान छोड़कर ही भाग रहे हो। अनुषा तन से हंसते हुए बोली। इसके अंदाज पर जहांगीर बुनकर रह गया। अनुषा को इसके एक्सप्रेशंस देखकर बड़ा मज़ा आया। वो इसे कहरआलूद प्लस जहरआलूद नज़रों से घूर रहा था। इसका दिल किया कि अभी अनुषा को दो लगाए और उसकी बोलती बंद करे, लेकिन अब वो इतना भी गया गुजरा नहीं था कि नई नवेली दुल्हन पर हाथापाई शुरू कर देता। सो इसलिए सिर्फ अपने तासुरात से इसे वार्न करने की कोशिश कर रहा था। इसे खामोश देखकर अनुषा फिर बोली, वैसे शुक्र है तुम जा रहे हो, वरना तुम जैसे सड़ियल के साथ रहने से अच्छा बंदा अकेला ही रहे। हाय, मुझे तो अभी से सोच कर मज़ा आ रहा है, क्या सुकून से रहूंगी ना मैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद मुझे ऐसी कोई नेमत मिलेगी। उफ जहांगीर, यू आर सो स्वीट। शाबाश, जल्दी से अपना सामान बांधो और जल्दी से जाना, ओके। लेकिन सुनो, तुम वापस जल्दी से मत आना। इसने दुनिया जहां की मसरत खुद पर तारी करते हुए गहरी मुस्कुराहट से जहांगीर को जाल में फंसाया, और वह सचमुच में फंसा था। वो सचमुच इसके दाम में आया था। इसलिए तो जहांगीर अनुषा की मुस्कुराती शक्ल देखकर फौरन इसकी खुशी पर पानी फेरने वाले अंदाज में बोला, एक बात बताओ, तुम्हें ये किसने बोला है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही? जहांगीर बेचारे ने फुल जालमाना अंदाज में अनुषा पर बम फोड़ा। अनुषा को इस वक्त वो बहुत ही बेचारा लगा। वो इतनी जल्दी इसकी बातों में आ गया था। अनुषा का दिल किया कि इसकी बेवकूफ़ी पर गला फाड़ कर कहके लगाए, पर वक़्त कहके लगाने का नहीं था। सो इसे अपने जज्बात पर कंट्रोल करके हैरान होने की ज़बरदस्त एक्टिंग की, जैसे इस पर सचमुच का बम फोड़ा गया हो। नहीं जहांगीर, ये क्या कह रहे हो? तो तुम अकेले जा रहे थे? देखो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पहले ही तुमने मुझे इतना धमकाया हुआ है, वहाँ तो तुम्हें मौका मिल जाएगा मुझ पर खुलेआम जुल्म सितम करने का। ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं जा रही। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, जैसे वो जहांगीर की बात पर बहुत सहमी हो। ओ मोहतरमा, अपने ड्रामे बंद करो। आधा घंटा तुम्हारे पास है, ये अपना रूसी जोड़ा बदलो और अपनी पैकिंग करो। तुम मेरे साथ जाओगी? मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं इसके आगे कोई सवाल ना सुनो। इसने रूसी जोड़े पर जोर देते हुए लहजे में दहशत और गुस्सा पैदा करते हुए कहा। पर जहांगीर, मुझे नहीं जाना। अनुषा ने आंखों में आंसू तक भर लिए। ये देखकर जहांगीर को जरा सुकून हुआ। वो इसे रुलाना ही तो चाहता था। अनुषा ने कुछ देर तक इससे यही बहस जारी रखी, और आखिर इसे तस्लीम करने का नाटक करते हुए अपनी मैक्सी संभालती वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी, और वहां से एक आरामदाह ड्रेस निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वहां कहाँ जा रही हो? जहांगीर तेजी से चलकर इसके पास आया, अपना रूसी जोड़ा चेंज करने। अनुषा का अंदाज खफा और मजलूमाना था। रुको यहीं पे, वो कहता जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा, और वहां से अपने लिए जल्दी से जीन्स और टी शर्ट निकाली और भागकर वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। अनुषा इसकी इन अजीब हरकतों पर हैरान होकर देख रही थी, और साथ में उलझ भी रही थी। एक तो वो अपना इतना भारी ड्रेस कब से पहने पहने बिल्कुल ही थक चुकी थी, और जल्दी से इससे चेंज करके रिलैक्स होना चाहती थी। ऊपर से जहांगीर की हरकतें, इससे इस पर थोड़ा गुस्सा आया। हर समझदारी का सबूत देते हुए वो फिलहाल इससे पी गई। जहांगीर इसके इसके एक्सप्रेशंस देखकर बड़ा खुश हुआ। इस वक्त वो सच में तंग हुई थी, और जहांगीर का मकसद भी यही था कि वो अनुषा को सताए और अनुषा इससे तंग हो। हटो ना सामने से, मुझे चेंज करना है, इसने बहुत मासूमी से कहा, अपनी झंझलाहट पर काबू पाते हुए कहा। नहीं मैडम, तुम जाओ अपनी पैकिंग करो, वैसे ही हमें आधे घंटे तक निकलना है, तब तक मैं ज़रा नहा धोकर फ्रेश हो जाऊं। वो जहर खुद मुस्कुराहट उछालते हुए जल्दी से अंदर गया और पटक कर दरवाज़ा बंद किया। अनुषा वहाँ गुस्से से नाक फुलाती जल भुनकर रह गई। खैर, अब क्या हो सकता था, सिवाय इसने मुश्किल से अपना ड्रेस संभालते हुए अपना बैग निकाला और घसीटकर बेड के पास लाकर रखा। फिर इसने अपने वार्डरोब में लटके सारे कपड़े उठाकर बेड पर फेंके और एक एक करके इन्हें बैग में ठूसने लगी। लेकिन वो बिल्कुल भी आराम से ये काम नहीं कर पा रही थी। आखिर इससे एक तरकीब सूझी। इसने जाकर अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह लॉक किया। जहांगीर अंदर वॉशरूम में था और नहा रहा था, इसलिए अनुषा ने मुतमिन होकर वहीं कपड़े चेंज किए और मज़े से हल्की फुल्की होकर अपनी पैकिंग करने लगी। वो ज़रूरत की तकरीबन सभी चीज़ें अपने बैग में ठूस चुकी थी। जहांगीर जब बाहर निकला तो इस वक्त वो बैग की जिप बंद कर रही थी। वो सादा से हुलिये में इसे सुकून से बैठा देखकर जहांगीर को तप चढ़ी, पर इस वक्त वो खुद पर कंट्रोल कर गया।
وہ غصے میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور نظریں گائے بگائے بیڈ پر بیٹھے اس وجود کا محاصرہ کر رہی تھی۔ وہاں سکون سے بیٹھی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے میکر منہ سے میک اپ ہٹانے میں مشغول تھی۔ اس کے چہرے کا سکون جہانگیر کو بری طرح کھل رہا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اسے بہت اداس اور بے چین ہونا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خیر، اس نے اپنے اس خیال کو وہی وہم سمجھتے ہوئے جھٹکا اور اس کی طرف پلٹ کر چلنے کو بولا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ 2 منٹ رکو، میں ذرا اپنا منہ دھوآؤں، انوشے نے کہا، اور پورے 10 منٹ بعد محترمہ منہ کو تولیے سے آہستہ آہستہ خشک کرتی ہوئی جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اب میں بالکل ریڈی ہوں، چلو اٹھو چلتے ہیں، انوشے سادگی سے بولی، اور جہانگیر غصے میں سلگتا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں اس نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا اور کہاں ان سب چکروں میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اپنا بیگ کا ہینڈل باہر نکال کر اسے گھسیٹتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ یہ اپنا بیگ خود اٹھا کر لانا، وہ اونچی آواز میں چڑھ کر کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا، اور انوشے مچل کر رہ گئی۔ ہوں، خڑوس کہیں کا، شرم نہیں آتی بیوی سے بوجھ اٹھواتے ہوئے، اس نے دل ہی دل میں جل کر کہا، اور اپنی نازک سی جان کو مشقت میں ڈالتی جہانگیر کے حکم کی تکمیل کرتی اس کے پیچھے چلی۔ وہ لوگ لاؤنج تک آئے تھے کہ جہانگیر رکا۔ اس کی امی بابا وہاں بچھے صوفے پر برجمان تھے، جو ان دونوں کے ہاتھوں میں سفری بیگ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکے۔ بیٹا، اتنی جلدی ہنی مون پر جا رہے ہو؟ انیسہ بیگم دیکھ کر فوراً حیرانی سے بولی۔ جہانگیر نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی اماں حضور کو دیکھا۔ ان کی یہ بات اس کی سوچ کے بالکل برعکس نکلی۔ اسے ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کہ اس کی اتنی سنجیدگی سے گھر چھوڑنے والے کام کو ہنی مون بنا دیا جائے گا۔ بہرحال، اس نے اپنی سوچوں میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی اپنی امی کی اس غلط اندازے کی تصحیح کی۔ ہنی مون پر نہیں، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس نے غضبناک تیور لیے کہا۔ کیا؟ انیسہ بیگم کا حیرت سے منہ کھلا، اور جہانگیر کے بابا الگ سرپرائز ہوئے۔ جی ہاں، غور سے سن لیں اور مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی جائیداد، آپ لوگوں کا بزنس، آپ لوگوں کو مبارک ہو، مجھے اب اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں اپنی ساری دولت، ساری جائیداد کے لیے تحقیر تھی۔ اسے واقعی اب اس سب میں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بابا بے تحاشا حیران ہوئے۔ جہانگیر کا یہ قدم ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن کیوں بیٹا، یہ سب تمہارا اور تمہارے بھائی کا ہے، پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ انیسہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ نہیں امی، اگر میرا ہوتا تو اس پر میرا حق مانا جاتا، مگر یہ مجھ پر یہ نہ جتایا جاتا کہ کسی بھی وقت آپ کے کسی فیصلے سے انکار پر یہ سب میرا نہیں رہے گا۔ وہ اپنے والدین سے بدظن تھا، اور شکوہ کرا نظروں سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے گلہ کرنے لگا، اور فیضان صاحب خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھتے گئے۔ نہیں بیٹا، وہ سب تو تمہارے بھلے کے لیے تھا، اب چاہو تو ابھی کے ابھی تمہارا حصہ تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ انیسہ بیگم اس کی بات سچ مچ دل پر لے لی اور تڑپ کر کہا، میرا بھلا؟ ہوں، مائی فٹ، مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھلے کے لیے کیا تھا؟ ارے جائیں آپ لوگ، جھوٹے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے کہہ دیا نا کہ میرا آپ کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کے لیے یہ سب چاہیے تھا اسے تو آپ لوگوں نے میری پہنچ سے دور کر دی۔ اب بتائیں، میں چار ڈالوں آپ کی جائیداد کا؟ وہ بری طرح دھڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی شدت سے لکیریں ابھرنے لگیں۔ اسے دکھ تھا ردا کو کھونے کا۔ انیسہ بیگم خاموش، ذرا مجھے بات کرنے دیں، برخودار سے فیضان صاحب اٹھ کر جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ انیسہ بیگم بس پریشان سی اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی، اور انوشے جہانگیر کے پیچھے بت بنے کھڑی رہی۔ میرے بچے، جہاں جاتا ہے چلا جا، تیری مرضی، تو جانے، لیکن ہماری بہو تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ خود تو خوار ہوگا، کہیں ہوگا ساتھ میں اس معصوم کو بھی کرے گا۔ انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر اپنا حکم صادر کیا۔ بابا، یہ میری بیوی ہے اور وہاں رہے گی جہاں میں اسے رکھوں گا۔ اس نے بھی بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے ان کی حکم کی نفی کی۔ فیضان صاحب نے اسے اگنور کیا، انوشے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس کی مرضی پوچھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو بہو تھی، اس پر زبردستی حکم چلانا انہیں شیوا نہیں دیتا تھا۔ بیٹا تم بتاؤ، تم اپنی خوشی سے اس نکمے کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ اب مصیبت تو انوشے پر آئی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو جہانگیر کے آگے جواب دینا پڑتا، اور اگر کہتی کہ اس مرضی سے نہیں ہے، اس کی مرضی سے نہیں، تو فیضان صاحب وہ جہانگیر کو آڑے ہاتھوں لیتے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ جہانگیر پر فی الحال یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اس لیے وہ مظلوموں والی شکل بنا کر بولی، نہیں انکل، میں نے تو جہانگیر کو بولا تھا کہ مجھے نہیں جانا۔ اس کی مظلومانہ حالت دیکھ کر جہانگیر کے کلیجے کے اندر تک ٹھنڈک پہنچی۔ فیضان صاحب انوشے کی بات سن کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے، ہاں تو بچے، ہو گیا فیصلہ، یہ میری بچی تیرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔
تجھے جہاں بھی جانا ہے اکیلے جا۔ ان کا انداز بالکل اٹل تھا۔ بابا آپ مجھ پر اب کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری بیوی ہے، اس حیثیت سے یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی زور زبردستی کی تو آپ کی اس بچی کو یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر نے کرواہٹ بھرے لہجے میں سب کو سانپ سنگھا دیا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو جہانگیر سے اتنی سنگین دھمکی کی امید نہیں تھی، حتیٰ کہ انوشا کو بھی نہیں تھی۔ خیر، اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لہٰذا اسے جانے دیا گیا۔ اس بدتمیزی پر جانے کی اتنی جلدی سوار تھی کہ اپنے بھائی بھابھی سے بھی نہیں ملا۔ وہ لوگ جانب منزل رواں تھے۔ جہانگیر اپنے چہرے پر تاثرات کی سختی کو برقرار رکھے ہوئے ڈرائیونگ میں مشغول تھا۔ انوشا سڑا ہوا منہ بنائے کار کی ونڈو سے مسلسل باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے جہانگیر پر بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی سوچ سے زیادہ بدتمیز نکلا تھا۔ کیسے آرام سے اس نے طلاق والی بات کہہ دی تھی نا، اور اوپر سے اس نے انوشا کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ اس لیے انوشا جلی بھنی بیٹھی دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ جہانگیر کو ڈرائیونگ کرتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان خاموشی ابھی تک حائل تھی، جسے انوشا کی بے چین سی آواز نے توڑا۔ اب بھلا وہ کب تک خاموش رہتی؟ آخر کو لڑکی تھی، اور لڑکیوں کے لیے یہ ناممکنات میں سے ایک ہوتا ہے۔ جہانگیر پلیز کہیں سے کچھ کھانے کو لے دو، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، وہ مرے انداز میں انتہائی آہستہ سپیڈ میں منمنائی۔ کیا تمہیں کھانا چاہیے؟ ابھی 1 گھنٹہ ہی تو ہوا ہے ہمیں نکلے ہوئے، اور ابھی سے تمہیں بھوک لگ گئی ہے؟ گھر سے نہیں کھا پی کر آ سکتی تھی؟ جہانگیر ناک پر بے وجہ غصہ دھرے نان سٹاپ انوشا پر چڑھ دوڑا، جیسے وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تنگ آ گیا تھا اور بولنے کی طاقت میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر انوشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے تم نے کھانے پینے کا وقت بہت زیادہ دیا تھا۔ اب میں کہہ رہی ہوں بہت ہوگا، کہیں کار روکو اور مجھے کچھ لے کر دو۔ انوشا بگڑ کر بولی۔ ایک تو اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے جہانگیر کی بے تکی جھڑک۔ اس سے بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ جو بھی ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں لے کر دینا۔ 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہے، اس لیے اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا اور اپنی زبان بند رکھنا۔ لو جی۔ ابھی تو وہ خود خاموشی سے اکتایا ہوا لگ رہا تھا، اور اب خود ہی اسے بولنے سے منع کر رہا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہاں، اتنی دیر میں بھوکی بیٹھی رہوں گی؟ انوشا نے تڑپ کر بولی۔ ہاں، یہی سمجھ لو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر انوشا منہ بنا کر بیٹھ گئی اور ایک غصیلی نظر کار کے بیک ویو مرر پر گاڑے ہوئے جہانگیر کو گھورنے لگی۔ جہانگیر کی نظر مرر سے ہوتی ہوئی اس تک گئی۔ ایک دم ہی اس کے تنے ہوئے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑے تو تھے، اور اس سے اس وقت انوشا کی شکل دیکھ کر ہنسی آنے والی تھی، جس سے اس نے بروقت روکا، اور کچھ دیر بعد ہی اس نے ایک جگہ کار روکی، خود باہر نکلا اور انوشا کے نکلنے سے پہلے ہی کار لاک کر دیا۔ انوشا بری طرح تل میں لائی تھی۔ اسے جہانگیر کی یہ حرکت بالکل سمجھ نہیں آئی، مگر وہ پھر بھی اپنا غصہ پیتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر نہ جانے سے کیا سوچی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا ہلی اور اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر ہی جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بدتمیز میری بات نہیں مانتا تو میں کیوں اس کی مانوں؟ یہ اب کچھ کہہ کر دکھائے۔ بدتمیز انسان، جو مرضی کر لے، یہ اب میں نے نہیں ہلنا یہاں سے، آیا بڑا حکم چلانے والا۔ بھوک سے بے حال ہوتی انوشا نے سارا تحمل بھاڑ میں بھیج کر دل ہی دل میں خوب باتیں سنائی۔ وہ جلدی کرتی جہانگیر کا ویٹ کر رہی تھی۔ اللہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، اب بھی تو کہہ رہا تھا کہ ڈسٹرب مت کرو مجھے، میں نے جلدی سے پہنچنا ہے، اور اب خود ہی غائب ہو گیا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے وہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں KFC کا پارسل موجود تھا۔ ہائے، یہ میرے لیے کھانا لینے گیا تھا؟ انوشا نے خوش ہوتے ہوئے بہت ہی محبت سے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کی ساری جلن کڑن رفو چکر ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کار میں بیٹھتے ہی پارسل سے تھمایا اور بالکل خاموشی سے کار سٹارٹ کر کے پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس نے اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر بھی غصہ نہیں کیا، نہ اسے اٹھایا اور نہ ہی کوئی بحث کی۔ انوشا کو اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی نے حیران کیا، مگر فی الحال اس سلسلے میں بحث کا ارادہ ترک کرتی وہ بھی خاموش ہی رہی اور پورے دھیان سے اپنا زنگر ٹھونسنے لگی۔ کیوں؟ بحث تو اس نے ہر صورت کرنی تھی، لیکن اس کے لیے اسے انرجی درکار تھی، جو کھائے بغیر کہاں ملنے والی تھی۔ انوشا نے برگر چٹ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کیے، کولڈ ڈرنک جو جہانگیر ساتھ ہی لایا تھا اس کو منہ لگا کر 1 منٹ میں ختم کیا، اور دانت پھاڑتے ہوئے اس کو تھینکس بولا۔ جہانگیر نے کوئی رسپانس دیے بنا خاموشی برقرار رکھی اور دل میں کہا، بھوکی نہ ہو تو کھا پی کر تھینکس بول رہی ہے، بندہ جھوٹے ہی منہ دوسرے بندے کو پوچھ لیتا ہے، لیکن یہ میڈم تو کوئی نرالی مخلوق ہے، پتہ نہیں کیوں میرے پلے پڑ گئی۔ انوشا پر اس کے تھینکس کا جواب نہ ملنا خاصا ناگوار ٹھہرا تھا۔ اس کے منہ بسورے اس پر ایک شکوہ سے نظر جہانگیر پر ڈالی اور بولی، بندہ جواب ہی دے دیتا ہے،
जहांगीर ने इसके शिकवे का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुंह में दही जमाए रखा है या गूंगे हो गए हो, जवाब तो दो, वो तप कर बोली। इससे जहांगीर का इससे ऐसे घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ। जवाब दो, जवाब दूं ना दूं मेरी मर्जी, तुम्हारा पाबंद नहीं हो, और तुम ना अपनी हद में रहो और लहजा संभाल कर बात किया करो। जहांगीर भी कहाँ उधार रखने वाला था, सो इसलिए फौरन भड़क उठा। ओह यार, कभी तो तवे से नीचे उतरा करो, हर वक्त जला हुआ भड़का हुआ लहजा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अनुषा ने इसकी डांट का सारा असर जाहिर करते हुए उल्टा ही इसे ही दादियों की तरह मशवरा दिया। वो बस इसे देखता ही रह गया। अब की बार इसने जवाब देने की गलती नहीं की, जैसे जैसे बहस करना चाहता हो। शायद वो समझ चुका था कि नौशे से बहस करने का मतलब है अपना खून जलाना। यार, एक तो तुम बात बात पर म्यूट हो जाते हो, अगर खामोश बैठे रहोगे तो इतना लंबा सफर कैसे कटेगा, नौशे ने परेशानी से पूछा। और जहांगीर इसकी बात सुनने की बजाय किसी और ही उलझन को सुलझाने में लगा था। वो ज़हन पर जोर डाले ये सोच रहा था कि घर पर इसने बोला था कि ये मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अब इस खरांट औरत के किसी के अंदाज बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे जैसे ज़बरदस्ती जा रही है। कहीं इसे चुड़ैल ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, जहांगीर ने मासूमी से सोचा, जबकि चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि नौशे को लगा पता नहीं अब क्या आफत ढाने लगा है। खैर, अभी वो इसकी एक्सप्रेशंस ही एनालाइज कर रही थी कि जहांगीर ने रोड की एक तरफ गाड़ी रोकी, एक गहरा सांस अंदर खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और अपने पसंदीदा यानी गुस्से वाले तेवर लिए और नुशे की तरफ देखा। इत्तफाकन ही सही, लेकिन नुशे का तुक्का सही निकला था। वो वाकई आफत ढाने के मूड में था। क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो, अनुषा ने हल्काते हुए पूछा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, बहुत अक्लमंद हो। कोई भी खेल खेलोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आई हो। बताओ मुझे। इसने गुस्से से अपनी नज़र नशे पर गाड़े धारते हुए पूछा। जहांगीर, ये बात तुम सुकून से भी कर सकते थे, और पता है मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की। तुम तो पहले ही से बने बनाए बेवकूफ़ हो। अनुषा का लहजा पहले जुमले में ज़रा दबा हुआ था, लेकिन इसका अपनी आखिरी बात पर खुद ही जानदार सा कहका निकला, जिससे इसने मुंह पर हाथ रखकर काबू करने की कोशिश की। पर जहांगीर की तिलमिलाई हुई शक्ल देखकर वो एक तरफ को गिरती हुई हंसती चली गई। अजीब ढीठ लड़की है। यहाँ शोहर इसे अपने गुस्से और रौब और दबदबे से डराना और धमकाना चाह रहा था, और वो बढ़ने की बजाय इसी का मजाक उड़ाने लगी थी। जहांगीर ने मजीद कहलू नज़रों से इसे घूर कर बाज रहने का इशारा किया, लेकिन इसे तो दौरा पड़ा हुआ था। इसकी हंसी किसी तरह भी काबू नहीं हो रही थी। अब जहांगीर का पारा मजीद हाई हुआ। अनुशे, ये अपने दांत निकालना बंद करो, वरना ये मेरा हाथ देख रही हो ना, मैं बिल्कुल कोई लिहाज किए बगैर तुम्हें दो चार रसीद कर दूंगा। जहांगीर कराया। मगर मजाल है जो नौशी बीबी को ज़रा भी फ़र्क पड़ा हो। हाँ, बस इसने जहांगीर का ख्याल करते हुए अपने दांत अंदर किए और बोली, अच्छा ना, आई एम सॉरी, अब नहीं हंसूंगी पक्का। लेकिन इसकी आंखें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए अब अभी भी जहांगीर को सुलगा रही थी, और वो शदीद गैस का शिकार होते हुए अपना रुख मोड़ गया कि कहीं वो इसे सरफिरी के ढीठपन से तंग आकर इसे सचमुच ही दो चार थप्पड़ न लगाते। वो अपनी ड्राइविंग सीट पर सर टकाई आंखें मूंदे खुद को पुरसुकून करना चाह रहा था, और नुशेज़ की हर हरकत को बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। जंगी ने यकदम आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा तो चीख कर बोला, क्यों घूर रही हो? मुझे क्या नजर आ रहा है मेरे मुंह पर? यार, मेरी मर्जी कि मैं घूरूं या ना घूरूं। आई थिंक इस बात पर तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। उसे मुस्कुराते हुए हाथ आगे करके इसका गाल खींच कर कहा। जहांगीर ने इसकी अचानक अजीब हरकत पर हैरतज़दा होकर देखा। यार, एक्चुअली तुम इतने क्यूट हो, मुझसे तुम्हें देखे बगैर रहा नहीं जाता। गौर से सुनना मेरी बात। इट्स इन्फेक्शन। देखो, तुम तुम जो मर्जी कर लो, बस लुकी गुस्सा या फिर कुछ भी, लेकिन ये बात याद रखना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और पता है इस वक्त से करती हूँ जब तुमने फर्स्ट टाइम अपने और रिदा के बारे में सब बताकर शादी से इनकार की रिक्वेस्ट की थी। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हो गया। पता नहीं तुमने इस वक्त मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, और तुम्हें पता है, मुझे यकीन है तुम भी जल्द ही मेरे बारे में सेम फीलिंग्स रखने लगोगे। इसलिए मेरी मानो ये जलना कुड़ना छोड़ दो और हमारे रिश्ते के बारे में सीरियस होकर सोचो। जो होना था हो गया, माजी को दिल पर लगाकर नहीं बैठा करते। आई होप तो मेरी बात समझोगे। अनुषा ने एक एक बात पूरे जज्ब के साथ जहांगीर की आंखों में आंखें डाले बगैर हिचकिचाए और बगैर घबराए कही। जहांगीर फटी फटी आंखें लिए तज्जुब से इसके हर लफ्ज को सुनता गया। इसे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके बारे में कुछ ऐसा महसूस कर सकती है या करती है, और ऊपर से सच्चाई में ढिला हुआ इसका साफ
बेधड़क और खरा अंदाज से जहांगीर नाकाबिले यकीन था। ऐसे कैसे आसानी से वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। अभी उन्होंने साथ में वक़्त ही कितना गुजारा था जो इसने ऐसे यूं इतना अचानक सब कुछ कह दिया। मगर इसने ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही इस वक्त ये बात कही थी। बेशक वो बहुत अक्लमंद, होशियार और सुलझी हुई लड़की थी, जो बर वक़्त ही अपने और जहांगीर के रिश्ते के दरमियान हायर उलझनों को ख़त्म करना चाहती थी। वो किसी मौजू वक़्त का इंतज़ार करने में अपना वक़्त नहीं गंवाना चाहती थी। इसके नज़दीक इजहार और इकरार का यही बेहतरीन वक़्त था, और वो सब कुछ जहांगीर के भरोसे छोड़कर रिश्ता बिगड़ता देख नहीं सकती थी। सो इसने बिला झिझक, बिला ताख़ीर अपनी सारी फीलिंग्स जहांगीर के गोशे गुजार कर दी। दिल पर से पर्दा हटकर जैसे एक बोझ हल्का हुआ था। जबकि जहांगीर तो बेयकीन सा अभी तक इसका इजहार ही हजम नहीं कर पाया और ना ही कोई जवाब देने की हिम्मत कर सका। भला क्या जवाब देता? वो झड़क देता, लेकिन कैसे? अनुशे का मजबूत लहजा था कि जिसने जहांगीर को कोई भी फजूल रद्द-ए-अमल जाहिर करने से बाज रखा था। अनुशे के लहजे की सच्चाई थी जिसने जहांगीर को इसे और जज्बों को झुठलाने से बाज रखा। अगरचा अभी इसने यकीन ही किया था, लेकिन वो जुटला भी नहीं सका। बस अभी तक वो यकटक सा अनुशे को तकता गया। अनुशे अपने बहते हुए जज्बात की रो से बाहर निकली तो इसे अपने कहे लफ्ज़ों का एहसास हुआ। अल्लाह, कहीं इमोशनल होकर कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया। इसने दांतों में ज़बान दबाते हुए सोचा और साथ ही थोड़ी खजल सी होकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ गई। इसकी हार्ट बीट अब बहुत तेज़ होने लगी थी और इसे अच्छी खासी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि कैसे मुंह फाड़ कर इतनी बड़ी बड़ी बातें यूं आराम से कह दी। उफ अल्लाह, अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कितनी बेशर्म हूँ मैं। अल्लाह जी, अब मैं कैसे नज़रें मिला पाऊंगी इससे। चलो कोई नहीं, सोचता है तो सोचे, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया है। मनुष्य ने 2 मिनट में नदामत से डटाई का सफ़र तय किया और सारी शर्मिंदगी भाड़ में बेचते हुए बड़े इतमाद से सीधी होकर बैठी। यह अलग बात है कि इसका दिल अभी तक बाहर निकलने को हो रहा था। और जहांगीर, वो तो लाजवाब सा होकर अब तक अनुशे के चेहरे का तवाफ जारी रखे हुए था। अनुशे ने अपना रुख इसकी तरफ मोड़ा और वो इस बार बड़ी इज्जत से मुखातिब हुई। ऐसे क्या देख रहे हो और कब तक रुके रहोगे? चलना नहीं है क्या? हाय, इसके लहजे की मठास! कोई और वक़्त होता तो जहांगीर गश खाकर गिर जाता, लेकिन अब कुछ देर पहले मिलने वाले झटके के सामने तो इसका ये लहजा कुछ भी नहीं था। बहरहाल इसने अनुशे के पूछने पर अपनी नज़रें फ़ौरन इसके चेहरे पर से हटाईं, क्योंकि इसे खदशा था कि अनुशे की मोहब्बत से आबाद नज़रें कहीं से अपनी तरफ ना माइल कर लें। और इसी पल वो फैसला कर चुका था, वो इसको अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, वरना ये औरत किसी भी लम्हे इसको अपने बस में कर लेगी, इसको अपना दीवाना बनाकर छोड़ेगी। सो इसलिए इसने कार रिवर्स की और वापस अपने घर की राह ली। हालांकि वो तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे, लेकिन बस वो ये सब सुनने के बाद, अनुशे को जानने के बाद अनुशे से डर चुका था। वो डरा था कहीं वो भी इसके जज्बों पर ईमान ना ले आए। वो डरा था कि कहीं वो इस पर यकीन ना कर बैठे। वो डरा था कि कहीं वो रिदा को बुलाकर इस पर अपना दिल ना हार दे। और इतने खदशों के होते हुए कैसे वो इसे अपने साथ रुकने का रिस्क ले सकता था। सो इसने इसे वापस ले जाने का फैसला किया। इसे कार वापस मोड़ता देखकर अनुषे एकदम कंफ्यूज हो गई। अरे, तुमने रिवर्स क्यों कर दी? तो मैं घर छोड़कर अकेले वापस जाऊंगा, इसने संजीदगी से कहा। क्यों? वह हैरान हुई। सवाल नहीं करो मुझसे, इसने जान छुड़ाते हुए कहा। डर गए मुझसे? अनुशे ने जांचती नजरों से इसका चेहरा टटोलते हुए कहा। शट अप अनुशे, हर वक्त फजूल बोलती हो, थकती नहीं हो बार बार उल्टी सीधी बातें करके? अब चुप होकर बैठे रहना, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जहांगीर ने कतराते हुए कहा। हालांकि ये हालत तो अनुशे की होनी चाहिए थी, पर वो थी ही सदा की ढीठ। वो कब ऐसे तकल्लुफात में पड़ने वाली थी। लेकिन अब इसे थोड़ा अफसोस हुआ था कि शायद इसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी इजहार कर दिया था। पर जो भी हो, अब वो जहांगीर को शीशे में उतार कर उल्लू नहीं बना सकती थी। सो वो इसका लिहाज करते हुए खामोश रही और घर पहुंचने तक कुछ ना बोली। वो लोग जब घर पहुंचे तो इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। घर का वॉचमैन जाग रहा था, सो इसलिए कोई मुश्किल उठाए बगैर घर में दाखिल हुए। इस वक्त सब सो रहे थे तो किसी को इनके आने का पता नहीं चला। वो दोनों अपना अपना सामान कार में छोड़ते खाली हाथ अंदर गए। जहांगीर भी साथ ही गया था, क्योंकि इस वक्त इसमें मजीद सफ़र की हिम्मत नहीं थी। बहुत थक गया था वो, इसलिए इसने सोचा कि वो आज रात घर पे ही गुजार कर सुबह में दोबारा कराची के लिए निकलेगा। इसलिए वो आस्ता आस्ता कदम उठाता अनुशा के कदमों की पैरवी करता इसके पीछे पीछे चल दिया। अनुशा ने अपने कमरे के आगे रुककर अपने पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अपने कमरे में पहुंचते इसे एक सुकून सा मिला था। जाहिर है आज का दिन इतना ही थका देने वाला था। खैर, इसने अपने इस सुकून में इजाफे प्लस गर्मी के खात्मे के लिए जल्दी से एसी ऑन किया और कमरे की तारीकी कम करने के लिए नाइट बल्ब चलाया। जबकि जहांगीर तो कमरे में दाखिल होते ही एक लम्हे की भी देर किए बगैर अपने बेड पर बिल्कुल गिरने वाले अंदाज
धड़म से जाकर लेटा। थकन से चूर वजूद यकदम आराम महसूस करने लगा था। इसकी ये हालत थी कि इस वक्त वो अपने हाथ बढ़ाकर जूते उतारने की जहमत भी ना कर पाया। वो मूंदी मूंदी सी आंखों पर बाजू रखे गहरे गहरे से सांस लेते हुए अपनी थकान दूर करने की सही कर रहा था, क्योंकि इस वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ आराम की तलब थी। अनुषा एक नज़र इसके थके थके से वजूद पर डालते हुए वॉशरूम की जानिब गई, हाथ मुंह धोकर जरा फ्रेश हुई और सोने के लिए बेड पर पहुंची। वहां देखा तो जहांगीर इतनी सी देर में सो भी गया था। अनुषा के लिए 15 मिनट वाकई इतनी सी देर थी। इसकी नजर जहांगीर के सारे वजूद से होती पाँव तक की, जूते भी नहीं उतारे, सुस्त कहीं का। इसे मुस्कुराकर सोचा और आगे बढ़कर बड़े एहतियात से जूते उतारे। इसकी एक तरफ को लटकी हुई टांग आराम से बेड पर रखा, एक नज़र इसके नींद में खोए चेहरे पर डाली और खुद इसके बराबर में सोने के लिए लेट गई। इतनी थकन और सोने की ख्वाहिश के बायस भी वो सो नहीं पा रही थी। इसे जहांगीर के वापस चले जाने का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। इसे बहुत अफसोस था कि सुबह वो चला जाएगा और न जाने फिर कब वापस आएगा। वो बेचैनी से बार बार करवटें बदल रही थी। फिर पता नहीं इसे क्या सूझी, वो अपनी जगह से उठी और वुजू करके आई। इसने जाय नमाज बिछाकर अपनी आज की सारी कज़ा नमाजें अदा की और फिर इसके अलावा भी 2 रकत नफल बराए हाजत की नीयत बांधी। नमाज पढ़ने के बाद इसने बहुत पुरुम्मीद से अंदाज में दुआ के लिए हाथ उठाया और लब हिलाए बगैर बहुत शिद्दत से दुआ की कि अल्लाह जी प्लीज़ किसी तरह जहांगीर को रोक लें। देखें ना, वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस फजूल आदमी से दूर नहीं रहना चाहती। आप प्लीज़ कुछ करें ना, इसको रोक लेना। ये पागल है, एमी हर बात दिल पर ले लेता है। अल्लाह जी प्लीज़ आप किसी तरह इससे कुछ दिन मेरे साथ रहने दे, फिर देखिएगा मैं कैसे इसका दिमाग सेट करती हूँ। लेकिन इसमें भी आपको मेरी हेल्प करना होगी। मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे मेरी हेल्प। क्यों, मैं आपकी इतनी क्यूट सी इतनी प्यारी सी बंदी हूँ और मुझे पता है कि आप अपने प्यारे बंदों की ज़रूर सुनते हैं, इसलिए आप मेरी भी सुनेंगे। वो यूं ही काफ़ी देर हाथ उठाए जा नमाज पर बैठे बैठे बच्चों जैसे अंदाज में दुआएं मांगती रही और काफ़ी देर बाद शुगर ख़त्म करके वापस सोने के लिए लेटी। इतनी देर दुआएं मांगने के बाद इसे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि जो भी हो अल्लाह ताला ज़रूर से रोक लेंगे। आखिर इतनी दुआ जो की है। सुबह नौशे की आंख जहांगीर से पहले खुली थी, इसलिए वो जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और कमरे से बाहर निकलकर किचन तक गई। वहां पर हसाबे तवक्को इसे अपनी सास साहबा और जेठानी साहबा दोनों ही मिल गई थी। इन दोनों को इसे वहां देखकर कोई खास हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले ही किचन की खिड़की से जहांगीर की कार पोर्च में खड़ी देखकर आपस में हैरत का तबादला कर चुकी थी। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से इसका खैर मुकद्दम किया। कुछ कुछ चाहिए था अनुषे? नाश्ता बना दूं तुम्हारा? भाभी ने अंडा फेंटते हुए पूछा। नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। अनुषे ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर वहां बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। अनीसा बेगम टेबल पर खाने की बर्तन सेट कर रही थी। अनुषे ने बैठते ही वो भी इसके साथ कुर्सी खिसका कर बैठ गई। इन्हें अनुषे के अंदाज से महसूस हुआ था कि वो कुछ कहना चाहती है। बेटा, कोई बात कहनी है? मुझे तुम थोड़ी कंफ्यूज्ड लग रही हो। वो अभी कल ही तो वो नकम्मा पता नहीं क्या कुछ बकवास करके तुम्हें साथ लेकर गया था और इतनी जल्दी वापस भी लिया है। सब खैर तो है ना बेटा? हाय आंटी, एक साथ इतने सवाल। इसने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखते हुए मसनूई हैरत से कहा। ड्रामे नहीं करो, बात बताओ। निशा ने भी लहजे में मसनूई संजीदगी पैदा करते हुए कहा। आंटी, वो दरअसल बात यह है कि मैं अपनी मर्जी से जहांगीर के साथ जाना चाहती थी और ये बात मैंने बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था फिर वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। अब हुआ कुछ यूं, आधे रास्ते में ये पता चल गया कि मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूँ, इसलिए वो बदतमीज़ मुझे वापस ले आया। नुशे ने मुंह बसूरते हुए सारी रोदास बताई। फरियाल भी मुस्कुराते हुए इसकी कहानी से लुत्फानंदोज हो रही थी। साथ में इसके घुल मिल जाने वाले फ्रैंक और बिल्कुल खरे अंदाज से बहुत मुतासिर भी हुई थी। इसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छी स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्यारी सी लड़की देखी थी, जो शादी के दूसरे दिन ही अपनी प्रॉब्लम अपने साथ साहिबा से इस तरह शेयर कर रही थी जैसे वो इसकी माँ हो। तो ये मसला है, अनीसा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती नौशे फिर से बोल पड़ी। जी जी, बिल्कुल यही मसला है। और मसला सिर्फ इतना सा नहीं है, बल्कि पूरा मसला तो ये है कि मैं इसे वापस नहीं जाने देना चाहती। ये फैमिली से कट कर रहने वाली हरकतें मुझे नहीं पसंद। आप प्लीज़ कुछ करें ना, इसे किसी तरह रोकें। आपको पता है वो ना उठते ही जाने की तैयारी शुरू कर देगा। प्लीज़ किसी तरह रोक लें, इसने उजलत में कहा। बेटा, अब हम लोग कैसे रोकें इसको? तुमने देखा था ना कि कल क्या क्या तमाशा कर रहा था वो, अब ऐसे कैसे रोक लें इसको? निसा बेगम ने बेबस लहजे में कहा। इतने में फैजान साहब और जहांगीर का भाई भी वहां तशरीफ ले आए और सबको सलाम करके वहीं अपनी अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गए। निसा बेगम की ज़बानी इन दोनों ने भी अनुषे का मसला सुना। इतने में फरियाल भी नाश्ता सर्व करके इन लोगों को ज्वाइन किया। फैजान साहब ने अनुषे का मसला सुनने के बाद बहुत प्यार से अपना मुखलिसाना मशवरा दिया। बेटा, जाने दो इस बेवकूफ़ नकम्मे इंसान को। कुछ दिन वहाँ रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर दौड़ता हुआ वापस आएगा। तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर लो और साथ नाश्ते में मशगूल हो गए। जबकि नुशे इनका मशवरा सुनकर खूब बदमज़ा हुई थी। अब इसने ऐसे मशवरे सुनने के लिए अपना मसला थोड़ी शेयर किया था।
और ऊपर से फैजान साहब का जहांगीर को नकम्मा और बेवकूफ़ कहना भी अच्छा नहीं लगा। इन अलकबात में तो ऐसी कोई ख़ास बुराई नहीं थी, लेकिन फैजान साहब का लहजा इन अलकबात को बुरा बना गया। अंकल, ऐसे कैसे मैं इनकी अक्ल ठिकाने लगने का इंतज़ार करूं? और देखें, अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है, अब तो इसको नकम्मा बेवकूफ़ ना कहें। वैसे वो है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन फिर भी आपको अब इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नौशे ने मुंह बनाते हुए जहांगीर के दिफा में बात की। सबको इसके अंदाज पर भरपूर हंसी आई। फैजान साहब भी मुस्कुराकर बोले, हाँ चलो सही है, मेरी बच्ची कहती है तो आइंदा नहीं बोलूँगा। वैसे बेटा, वो बहुत ढीठ है, हम जो मर्जी कर लें, अगर इसने जाना है तो नहीं रुकेगा। फैजान साहब ने कहा, नहीं अंकल, ऐसी भी कोई ढीठ नहीं है वो, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं। देखें, आप लोगों ने इसकी मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाई है ना, इसलिए नाराज़ है। आप इसको प्यार से समझा कर मना लें तो वो मान जाएगा। आप खुद देखें ना, इसने एक अरसा रिदा के साथ अपना मुस्तकबिल प्लान किया होगा और एकदम आप लोगों ने इसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर अपना फ़ैसला इस पर मुसल्लत किया। ऐसे में इसका रूठना बिल्कुल जायज़ है। नौशे ने जहांगीर की भरपूर साइड ली। तौबा लड़की, क्या जादू किया है मेरे देवर ने तुम पर? सुबह से इसी को सपोर्ट कर रही हो। फरियाल ने इस पर प्यार भरा तंज किया, जिस पर सब मुस्कुराए। नौशे ने घूरी से नवाजा, बेटा, हमें रिदा से कोई मसला नहीं था और ना ही हम अपना फैसला अपने लाडले पर थोपना चाहते थे, लेकिन देखो, हम इसके माँ बाप हैं, इसको ज़िंदगी भर सुखी देखना चाहते हैं। मैं रिदा से खुद मिली थी, इसे देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो मेरे बेटे जैसे आदमी का घर बसा सकती है या फिर इसे ज़िंदगी भर का सुख दे सकती है, इसलिए हमने इसके लिए तुम्हें चुना। यकीन करो कि हमने ये सब इसकी मोहब्बत में किया है। निसा बेगम ने सफाई दी। यही तो कह रही हूँ मेरी प्यारी आंटी, आप इससे ये सारी बातें प्यार से समझाएं ना, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग का तड़का लगाएं, थोड़ा ड्रामा करें तो वो बिल्कुल मान जाएगा। बहुत सीधा सा मासूम सा बंदा है वो। अनुषे बार बार पता नहीं कौन से जज्बात की रोह में बहकर जहांगीर की हमायतें किए जारी रखे हुए थी। सब ही को बार बार इसके अंदाज पर हंसी आ रही थी, पर मौके के हिसाब से इन्हें दांत फाड़ना कुछ मौजू नहीं लगा, इसलिए बेचारे हंसी दबाकर ही इसकी टर्टर सुन रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, वो नकम्मा जाग जाए तो कुछ करते हैं इसका। फैजान साहब ने मुस्कुराकर अनुषे को जिच करने वाले अंदाज में कहा। अंकल, फिर से नकम्मा? अनुषे ने खफा होकर कहा। ओह सॉरी बेटा, गलती से निकल गया मुंह से। फैजान साहब ने झूठ घड़ा। अच्छा इट्स ओके, अब मैं चलती हूँ, जहांगीर जागे तो इसे आपके पास भेजूंगी। अनुषा खुश दिली से कहती हुई अपनी सीट से उठी। अरे नाश्ता तो करती जाओ, फरियाल ने उसे रोका। नहीं भाभी, अभी भूख नहीं, थोड़ी देर बात करूंगी, अनुषा ने सादगी से कहा। समझा करो ना, जहांगीर के साथ नाश्ता करेंगी मैडम मोहतरमा? जहांगीर के भाई ने छेड़ा। अनुषा ने पूरा मुंह खोलकर हैरत से देखा और शर्माने की बजाय दांतों की नुमाइश करते हुए, हाँ जी बिल्कुल, कहती वहां से चलेगी। वो अपने कमरे में गई तो जहांगीर करवटें बदल रहा था, गोया जागने वाला था। अनुषा ने एक नज़र इसे देखा, इससे अभी भी इसके वापस चले जाने की टेंशन थी। खैर, वो खुद को रिलैक्स करने के लिए कमरे में ही टहलने लगी। फिर कुछ सोचते हुए अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने गई और अपना हल्का फुल्का मेकअप किया, ज़रा बालों को खूबसूरती से सेट किया, दुपट्टा ढंग से लिया और एक ख्वाहिश भरी निगाह से अपना सराबा आने में देखा। अब लग रही थी वो नई नवीली दुल्हन, वरना तो इसने ऐसे ही खाली पानी से मुंह धोकर इधर उधर मंडलाना शुरू कर दिया था। वो तैयार होकर पड़ ली तो जहांगीर आंखें फाड़े ही इसे देख रहा था। वो भी 2 मिनट पहले ही पूरी तरह जागा था। वो पूरे 2 मिनट से वो इससे मुख्तलिफ पोज बना कर अपना जायजा लेते हुए देख रहा था, और ये सब देखते हुए बस एक ही बात इसके जहन में आई, और वो ये थी कि क्या चीज़ है ये लड़की। या सोलन अनुषे को अपनी उल्टी हरकतों के पकड़ने जाने पर सटपटाना या खुजल होना चाहिए था, लेकिन ऐसे असूलों पर पूरा उतरना अनुषे के बस का काम नहीं था। सो वो बगैर किसी किस्म के कंफ्यूज हो सो बगैर किसी किस्म की खजलत का शिकार हुए मुस्कुराकर बोली, जागे तुम? चलो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता लाती हूँ। वैसे नाश्ता यहीं करोगे या बाहर? नौशे ने अपनी तेज गाम चलाई। इसके पूछने के अंदाज पर जहांगीर ने लेटते लेटते बचा था। इससे देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसे परवाह करने वाली लड़की होगी, पर वो इसकी परवाह कर रही थी, और यही चीज़ें जहांगीर को अनजाने में भाग गई। यहीं पर ले आओ, जहांगीर ने नौशे की शौक नज़रों से नज़रें चुराते हुए जवाब दिया और उठकर फ्रेश होने चल दिया। नौशे ने भी इसकी हालत का मजा लेते हुए इसके लिए नाश्ता लेने गई। वो दोनों आमने सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। नौशे बिल्कुल रिलैक्स होकर मशरे पर दोनों आमने सामने बैठे नाश्ता कर रहे थे। नौशे बिल्कुल रिलैक्स होकर मशहूर पराठे पर हाथ
साफ कर रही थी, लेकिन जहांगीर कुछ झिझक सी महसूस कर रहा था। इसे अनुषे को सामने बैठा देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था, या शायद इसका अनुषे के लिए एहसास बदल रहा था। शायद इसका दिल अनुषे को कबूल करने पर उकसा रहा था, पर इसने बर वक्त अपना दिल संभाला। इसने बर वक्त अपना ध्यान अनुषे से पर से हटाकर अपने नाश्ते पर लगाया। वो लोग नाश्ता कर चुके थे। अनुषे बर्तनों को किचन में रखकर वापस आई तो जहांगीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। अनुषे बड़े दिल जले अंदाज में इसकी तैयारी मुलाजा कर रही थी। जहांगीर इसकी मौजूदगी से भरपूर बेपरवाही बरत रहा था, और इसकी ये हरकत अनुषे को मजीद सुलगा रही थी। वो तकरीबन तैयार हो चुका था और बस अब वो वापसी के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। अनुषे का सबर अब वो जवाब देने लगा था। वो खुद ही आगे बढ़कर जहांगीर के सामने आकर खड़ी हो गई, वरना जहांगीर का अनुषे की तरफ मतवज्जो होने का अपना कोई मूड नहीं था। इसके ऐसे अचानक सामने आने पर जहांगीर थोड़ा सड़पटाया, और फिर इसने फौरन ही खुद पर कंट्रोल किया और अकड़कर अनुषे की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या मसला है? क्यों मेरे आगे आकर खड़ी हो गई हो? इसने बहुत उखड़े लहजे में कहा। तुम सचमुच में जा रहे हो? इसे जहांगीर की आंखों में झांक कर सवाल किया। शायद कहीं इसे अपनी मर्जी का जवाब मिल जाए, शायद वो नफी में सर हिला दे, पर वो तो जाने के लिए तैयार था। वो क्यों ना कहता, इसलिए वो इसकी खुशफहमी पर पानी फेरता। तवक्को के आने मुताबिक इसके सवाल के जवाब में हाँ कह गया। बहुत ही बदतमीज हो तुम। तुम्हें अपना घर छोड़कर, इतनी हसीन बीवी छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर किराए के घरों में धक्के खाने से, अकेले रहने से क्या मिलेगा? अनुषे ने गुस्से से बुनवे सुकेड़ कर कहा। ओह शट अप अनुषे, मुझसे बात करते हुए अपनी टून जरा लो रखा करो। किसी का मुझसे ऊंची आवाज में बात करना मुझे पसंद नहीं। जहांगीर ने जवाब देने की बजाय उल्टा इससे ही डांट दिया। पर अनुषे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगाकर फजूल में रूठने वाले उनमें से नहीं थी। इसे तो अपना जवाब चाहिए था। वो जहांगीर को सवाल जवाब के चक्कर में डालना चाहती थी, ताकि इसकी गलतफहमियों का उजाला कर सके, ताकि इसे मना सके। अच्छा ना, नहीं करती ऊंची आवाज में बात, लेकिन तुम जवाब तो दो, इसने प्यार से कहा। इसका ये मीठा सा अंदाज़ा जहांगीर को पिघला रहा था। इसका एकदम से बात मान जाना जहांगीर को अच्छा लगा था। इसे याद आया कि इसके और रिदा के इतने सालों के रिलेशन के दौरान इसने कभी इसकी किसी बात से एग्री नहीं किया, कभी किसी बात को नहीं माना, और वो कैसे फिर भी दीवानों की तरह इसके सब नखरे उठाता था। और एक अनुषे थी जो इसके इस कदर इग्नोर करने के बावजूद भी नाराज होने की बजाय इसके कहे को मान बख्श रही थी, इसकी बात मान रही थी। क्या जवाब दूं? तुम जानती नहीं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। अब्बा ने तो रिदा से शादी करने पर मुझे जायदाद से आ करने की धमकी दी। उन्होंने मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत किया। मैंने मान ली इनकी बात। मैंने खो दिया अपनी मोहब्बत को। अब और क्या करूं? अब क्यों रहूं मैं यहाँ? जहांगीर ने आखिर आखिर में लहजा एकदम तेज किया। तुम्हें अपने माँ बाप की मोहब्बत पर शक है क्या? उन्होंने कुछ देखभाल कर, कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना। तुम ख्वाब में ही इतने बदगुमान हो। चलो रहने दो, मैं भी क्या बातें समझाने बैठ गई। जो दिल में आए करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने बाबा से मिल लेना। कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं वो। अब प्लीज़ ना मत कहना। तुम्हें पता होना चाहिए कि उम्र सीधा लोगों के पास ज़िंदगी थोड़ी होती है। किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, इसलिए इग्नोर मत करना। अनुषे ने गमीन सी शक्ल बनाकर कहा, और आखिरी जुमले पर तो गम को मजीद शिद्दत बख्शी। जहांगीर अच्छा भला अनसुनी करने वाला था, लेकिन इसकी थोड़ी जिंदगी वाली बात सुनकर जरा मतवज्जो हुआ और गुस्से से नुस्खे पर भड़का। बात करते वक्त ना अपनी अक्ल को थोड़ा इस्तेमाल में लाया करो। आइंदा तुम्हारे मुंह से ये मरने मराने की बात ना सुनो। वो वार्निंग देता कमरे से निकलकर फैजान साहब के पास गया, और अनुषे एक गहरा सांस छोड़ते हुए वहीं बेड पर बैठी। इसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़कर एक मुट्ठी सी बनाई, अपनी आंखें जोर से मीची और फिर से अपनी दुआ शुरू की। वो बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी कि या अल्लाह प्लीज़ अंकल को मिशन में कामयाब करें, या अल्लाह प्लीज़ इस बेवकूफ़ को रोक लें, या अल्लाह प्लीज़। जहांगीर अपने बाबा के पास गया। आपने बुलाया था? इसने रुखाई से पूछा। हाँ बुलाया था, बैठो यहाँ। खिलाफ मामूल इनका लहजा बहुत शीरी था। इस बात पर जहांगीर थोड़ा सरप्राइज भी हुआ कि वो तो पहले कभी इससे ऐसे बात नहीं करते। इसकी हैरत बजा थी। अगर नौशे ने खास तलकीन ना की होती तो फैजान साहब आज भी अपना रवैया खुरदरा ही रखते। खैर वो वहाँ तो बैठ तो गया था, पर अपनी नाराज़गी के पेश नज़र अपने बाबा की बातों को कुछ खास तवज्जो नहीं सुन रहा था। अनुषे के कहे के मुताबिक फैजान साहब ने इसे बहुत प्यार से हर बात समझाई। इतने में अनीसा बेगम भी वहां आ गई। उन्होंने भी वही सारी बातें जो हर दूसरा बंदा जहांगीर के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा था, वो फिर से दोहराई। जहांगीर फिर भी ढीठ बना कुछ नहीं समझ रहा था। इनकी तान पहले की तरह अब भी वहीं आकर टूटी थी कि क्या करूँ मैं इन सारी बातों का? कैसे मान लूँ आप लोगों ने सब मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर किया। आपने मुझसे मेरी मोहब्बत को जुदा करके क्या भला किया है? जहांगीर ने अपना शिकवा बयान किया। फैजान साहब का दिल किया कि इसकी इन बेतुकी बातों पर पाँव से अपनी पेशावरी चप्पल उतार कर दो चार लगा ही दे, पर क्या करते? बहू को जुबान दे रखी थी। इसके शोहर पर
पर ज़ुबानी या अमली यानी किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं होगा। इसलिए वो बर्दाश्त करते हुए बड़े तहम्मुल से गोया हुए, देख बेटा सीधी सी बात है कि वो लड़की तेरी किस्मत में नहीं थी। अगर तुझे इतनी ही मोहब्बत थी तो मार देता अपनी दौलत को लात। कैसे लात मारता? आपने खुद ही तो कहा था कि मैं देखता हूँ उसके घर वाले कैसे किसी फकीरे से शादी करवाते हैं। तो बस बेटा अब सारा कसूर हमारा तो नहीं है ना। चल मान लिया कि हमारा कसूर है, तो फिर भी वो लड़की अगर तुझसे सच्ची मोहब्बत की दावेदार थी तो वो तेरा साथ देती, कहती कि जिस हाल में रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, अपने माँ बाप को मना लूंगी। लेकिन नहीं, यहाँ इसने जायदाद से आंख होने की बात सुनी और वहाँ तुझे नौशे के पीछे लगा दिए कि इससे इनकार करवा और अपने माँ बाप को नीचा दिखा कि आओ आओ देख लो अपनी पसंद की गई लड़की की हरकतें। इनकार करके बैठ गई है। बता, तो ऐसी लड़की के पीछे मरा जा रहा है जिसके आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। बस इस बात की फिक्र है कि दौलत हाथ से ना चली जाए। जहांगीर इस बार लाजवाब सा हो गया। हकीकत इसके सामने रखी कि अब मुश्किल में था कि तस्लीम करें या रद्द कर दे। रद्द करने का तो कोई जवाज नहीं बनता था, इसलिए कड़वे घूंट पीते हुए मानना पड़ा। लेकिन वो अभी भी अपने तेवरों में सख्ती लिए ऐसा तासुर दे रहा था कि जैसे इससे कुछ हजम ही नहीं हुआ। इसकी ये डटाई देखते हुए इसके अम्मा अब्बा ने आखिरी दाव खेला, यानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। वही मरने मराने की बातें, दो चार आंसू और ऐसी दूसरी छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए जहांगीर को ट्रैप करने की कोशिश की और इस मर्तबा वो काफ़ी हद तक कामयाबी हुए। जहांगीर इनकी बातों में आने लगा था। इनके बार बार घर ना छोड़ने के इसरार पर इसने कोई खास रद्दमल न दिए। अब वो अपने थोड़ा वक्त देना चाहता था। इसने दोबारा कोई फैसला करने के लिए वक्त तलब किया और वहां से उठकर चला गया। वो कमरे में गया तो नुशे अपनी इसी हालत में आंखें नीचे मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी। हकीकतन तो वो दुआ कर रही थी, पर जहांगीर ये नहीं जानता था, इसलिए इसने हैरत से पूछा, ये क्या कर रही हो? इसकी आवाज़ पर नुशे ने चूंक कर इसकी तरफ देखा। वो बड़ी आस से इसकी आंखों में झांक कर कहा, रहने दो, क्या फ़ायदा तुम्हें बताने का। इसके ऐसे अंदाज पर जहांगीर को थोड़ा तजस्सुस हुआ, लेकिन इसने आगे से कुछ नहीं कहा। अनुशे ने दिल जले अंदाज में सोचा, बंदा थोड़ा इंसिस्ट ही कर लेता है, अब एक दफ़ा और पूछ लेता तो क्या चला जाता है इसका, बदतमीज़ कहीं का। और साथ ही अपने ख्याल में सोचे गए अल्फाज को एक्सप्रेशंस का रूप देकर जहांगीर को घूरने लगी। जहांगीर शायद वजह समझ चुका था। इसे इसकी शक्ल देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन फिर वक्त वह बड़ी महारत से अपनी हंसी छुपा गया। वो थी ही ऐसी, अपने दुश्मनों को भी बस में कर लेती थी। जहांगीर तो फिर इसकी चाहत था। जहांगीर इसे फिर से नजरअंदाज करता अपने फोन पर कुछ देखने लगा और देखते देखते एकदम इसके होश उड़े। इसने फौरन नौशे को पानी लाने के बहाने से भगाया। इसमें बैठकर तसल्ली से अपनी ईमेल्स चेक की तो इससे अच्छा खासा झटका लगा। असल में इससे कंपनी की तरफ से मेल मसूल हुई थी जिसमें लिखा था कि 4 दिन पहले सेंड किया गया अपॉइंटमेंट लेटर दर हकीकत किसी और के नाम जारी करना था और गलती से आपके नाम जारी करके आपको भेज दिया गया। इस कोताही के लिए माज़ा ख्वाह है। वो तो बहुत हैरान और परेशान सा अपने फ़ोन स्क्रीन को देखता गया, यानी जिस जॉब की बुनियाद पर इसने अपना घर बार छोड़ने का फैसला किया था वो इसे मिली ही नहीं। शुक्र था कि वो अभी तक गया नहीं था, वरना तो इसने अपनी इसी जॉब की बुनियाद पर किसी जाने वाले के व्यवस्थित किराए का अपार्टमेंट तक बुक करवा लिया था और इसने सोचा था कि वो कभी पलट कर घर नहीं आएगा। मगर इस मेल ने तो इसके सारे प्लान्स चौपट कर दिए। उसने सोचा कि खुदा ना खास्ता अभी अगर वो चला जाता तो इसका क्या बनता, कैसे सरवाइव करता। इसका बैंक बैलेंस भी इतना था कि जॉब के बगैर बामुश्किल 2 महीने ही ठाठ से गुजरने थे और अगली नौकरी अल्लाह जाने कब मिलती। उफ, शुक्र है था कि अभी वक्त हाथ से नहीं निकला था। इसने सोचा क्यों ना मैं अपना फैसला बदलकर सबकी बात मान लूं, वरना अब वहां जाकर मैं मक्खियां मारूंगा। अम्मा अब्बा ने भी इतने प्यार से समझाया है, अब इनकी बात कैसे टालूं। आखिर मेरे माँ बाप हैं, मेरा भला चाहते थे। और अनुषे वो भी इतना प्यार करती है। रिदा को गोली मारो, इससे शादी नहीं हुई तो नहीं हुई। अब क्या दिल लगाकर बैठा रहूं? एमी कितना पागल हूं मैं। चलो छोड़ो, अब सबको खुश करता हूँ, कह दूंगा कि आप लोगों के कहने पर रुक रहा हूँ। हाँ, अब इतना ड्रामा करना मेरा हक है। चलो जी, डन हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाता। भला क्या फ़ायदा घर जैसी जन्नत को छोड़कर जाने का। एक पैगाम एक पैगाम क्या मसूल हुआ, एक मेल क्या पढ़ ली। जहांगीर मियाँ का तो नुक्ता नज़र ही बदल गया। लेकिन ये सिर्फ मेल का कमाल नहीं था, इसकी सोच के बदलाव में सबसे बड़ा हाथ तो ब्रेन वॉशिंग का था, जो कि उसके घर वालों ने बहुत अच्छे से की थी। अब वो बेड पर बैठा पाँव हिलाता हुआ अनुषा का इंतजार करने लगा। पता नहीं कहाँ रह गई है, पानी लेने गई है या कुएं से निकालने। जहांगीर ने सोचा, इसने सोचा ही था कि अनुषा गिलास लिए हाजिर थी। इसने घटाघट पानी पिया, गिलास अनुषा को थमाया और अपनी शर्ट के आस्तीनों के बटन खोलकर आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, अपने बूट और जुराबे उतारी और लंबा होकर सुकून से फिर से लेट गया। अनुषा इसकी हरकत और सुकनात बड़े ताज्जुब से मुलाजा कर रही थी। ये क्या कर रहे हो? तुमने तो अभी भी निकलना नहीं था। वो फिर लंबे होकर क्यों लेट रहे हो? अनुषा आलती पालती मारकर बेड पर इसके दाएं जानिब बैठते
देखते हुए बोली। जहांगीर ने इसकी जानिब करवट ली और अपनी कोहनी बेड पर टिका कर बाजू का सहारा लेते हुए अपना चेहरा एक जानिब से अपनी मुट्ठी पर रखा और थोड़ा ऊंचा होकर अनुषा को देखते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो, जाऊं? अनुषा से शौक नजरों का मफहूम समझ चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाने वाला था, इसलिए मुस्कुराकर तंग करते हुए बोली, जाना है तो चले जाओ, अब जाने वालों को कौन रोक सकता है? जहांगीर तिलमिलाकर बकायदा उठा और इससे अपना तकिया देकर मारा, चुड़ैल कहीं की, कहीं नहीं जा रहा मैं चला गया तो पीछे तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम कौन बनाएगा? इसने चिढ़कर कहा। अनुषा ने भी जवाबन अपना तकिया उठाकर इसे मारा। क्या कहा? जहन्नुम बनाओगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी तुमने अनुषा हैदर का प्यार देखा है, जरा सा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारे 14 तबक रोशन कर दूंगी। इस चेहरे पर मसनूई सख्ती लाकर प्यार भरी वार्निंग दी। हाय तो कर देना रोशन, वैसे भी रिदा के जाने के बाद काफी अंधेरा हो गया है। इसने आंख मारे अनुषा को जलाया और अनुषा इसका गला दबाने के लिए अपने हाथों समेत खुद भी इसके बहुत करीब आ गई। उफ! इस अचानक की कुर्बत पर अनुषा की धड़कनें एकदम बेतरतीब हुई। जहांगीर भी सांस रोके से देखता गया। एक लम्हे को जैसे वक्त थमा था, पर वक्त का यह ठहराव सिर्फ लम्हे भर का ही था। वक्त का तो काम है गुजरना, सो वो गुजरा और हर गुजरते लम्हे के साथ इन दोनों के रिश्ते को मजबूत करता गया। इनके लिए क्यूट क्यूट सी नोक झोंक वाली खुशियों से भरपूर जिंदगी तख्लीक करता गया, हत्ता के साल बाद नन्ही मुन्नी मशल की सूरत में इनकी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा भी दिया गया। और यूं इनकी फैमिली मुकम्मल हुई। यूं इनका एतबार, इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, इनका एतमाद एक दूसरे के लिए मजीद मजबूत और मजीद मुस्तकीम हुआ था। तो कैसा लगा आपको नावल? अच्छा था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।